ये विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देते हैं उन्हें बोलते हैं वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अपघटन कराते हैं, रासायनिक क्रिया कराते हैं, उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब यहाँ गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में डिफरेंस देखिए क्या है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है, केमिकल रासायनिक क्रियाएं हो रही है। तो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। गैल्वेनिक सेल में अभी हम इसके बारे में देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पात्र में रखे जाते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पात्र में रखे जाते हैं। तीसरा डिफरेंस, इसमें शार्ट ब्रिज प्रयुक्त होता है जो पद को पूरा करता है, और जबकि यहाँ पर शार्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होती। चौथा, गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः होता है, अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि यहाँ इस रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः नहीं होती, कराई जाती है। यहाँ पर पांचवा जो है इससे संबंधित है, रेडॉक्स के द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इसमें रेडॉक्स क्रिया से सेल विद्युत ऊर्जा दी जाती है। गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास दो अलग अलग पात्र हैं। एक में हमने क्या जिंक सल्फेट विलयन में जिंक रॉड इमर्ज की है, डुबा रखी है, और कॉपर सल्फेट विलयन में दूसरे में कॉपर इलेक्ट्रोड हमने डुबा रखी है। इसे इन दोनों को हमने शार्ट ब्रिज जुड़ा हुआ है और एक्सटर्नली एक चालक तार से इनको वोल्टामीटर के थ्रू इसको जोड़ रखा है। यहाँ पर शार्ट ब्रिज जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है। ये यू आकार की नली होती है जिसको उल्टा इसमें डुबो देते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, उसको अगर जेल के साथ मिला करके इसमें रख देते हैं और एक एक किनारे को कॉटन रूल से बंद कर देते हैं, फिर उसको इसके अंदर हम इमर्ज कर देते हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो दोनों आयनों हैं, दोनों आयनों की जो गति होती है लगभग बराबर होती है। जिस स्पीड से पॉजिटिव आयन मूव करते हैं उसी स्पीड से नेगेटिव आयन भी मूव करते हैं। और यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड जाते हैं। होता क्या है, जो हमारा ये वाला सेल है, पात्र है, यहाँ पर क्या है, जिंक जो है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल, जिंक आयन में आक्सीकृत हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये इस वायर के थ्रू, चालकता के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, और विलयन में जिंक आयन, इससे जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन विलयन में चले जाते हैं। अब विलयन में जिंक आयन दिखता हो जाती है, ऑलरेडी जिंक आयन इसमें, तो इसके जो जिंक आयन इसमें और मिल जाते हैं। तो जिंक आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से निगेटिव आयन, यहाँ पर इसे माना फॉर एग्जाम्पल KCl है, तो निगेटिव आयन क्या, क्लोरीन, तो ये जिंक आयन से जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है, क्लोरीन आयन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और तली में बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन क्या गए यहां से, कॉपर इलेक्ट्रोड में। कॉपर इलेक्ट्रोड में अब ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन से, जो विलयन में कॉपर आयन है, इससे रिएक्शन करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे, इसका अपचयन कर देंगे। कॉपर क्या होगा, यहाँ पर अपचयन हो जा रहा है। यहाँ पर जिंक की जो रॉड है पतली हो जाती है बात धीरे धीरे करके, और ये मोटी हो जाती है। अब यहाँ पर इससे क्या होता है, विलयन में सल्फेट आयन की दिखता हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए शार्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन यहां से निकलते हैं और सल्फेट आयन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, K2SO4 बनाते हैं, जब तली में बैठ जाता है। तो ये हमारा क्या है, शार्ट ब्रिज का काम होता है। इसके अलावा शार्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। अब ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये आक्सीकरण अर्धक क्रिया हो गई, ये अपचयन अर्धक क्रिया हो गई। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, ZnS, S में से मेटल, यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव, इसको हम AQ लिखेंगे जली विलयन में दिखाने के लिए, और यहाँ पर Zn टू पॉजिटिव, इसको AQ लिखेंगे,
प्लस CuS, ये हमारी सेल अपक्रिया हो गई। अब ये सेल अपक्रिया हमारी हो गई, इसमें क्या है कि सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो ये है, ZnS सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज चिन्ह हो जाएगा, ये फिर AQ कर देंगे, सांद्रता कहीं की सांद्रता लिख देते हैं इसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव AQ ऑब्लिक कॉपर S। ये हमारा क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जाम में आता सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको देखो समझने के लिए एक ट्रिक है, LOAN लोन करके, कई किताबों में लिखा हुआ है। L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड वाला जो सेल हमारा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण पूछता है ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो लेफ्ट साइड जो भी सेल हमारा दिखा रहा है वो ऑक्सीजन क्रिया होगी। ये हमारा एनोड टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल भी होगा। इसके अपोजिट यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, एक कैथोड होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो उसको याद करने का ये है, यदि मैं कहूंगी A फॉर एनोड, B फॉर साल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड और ABC करके भी याद करते हैं, ABC। अब इसका प्रयोग जो है, जो हम लर्नर से क्वेश्चन भी आगे पढ़ेंगे, वहां पर हम इसका उपयोग जो है फिर करें। चलो, किसी भी धातु, किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव उस इलेक्ट्रोड और विलयन के विभव के जो बीच का अंतर होता है, उसे उस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब जिस अर्ध सेल पर आक्सीकरण क्रिया हो रही होती है उसे आक्सीकरण विभव कहते हैं, और जिस धातु क्षण पर अपचयन क्रिया होती है उसे अपचयन विभव कहते हैं। किसी धातु क्षण पर आक्सीकरण व अपचयन विभव के आंकिक मान बराबर होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह जो हैं विपरीत होते हैं। परंतु IUPAC सिस्टम के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानव इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव माना जाता है, मानक अपचयन विभव माना जाता है। और मानक किसे कहते हैं? मानक में स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है, जो हमारा विलयन है इसकी सांद्रता एक नॉर्मल है, 1 मोलर है, और इसका जिस टेम्परेचर पर क्रिया हो रही है वो 298 केल्विन, 298 केल्विन पर किसी धातु क्षण को 1 मोलर विलयन में डुबोने के बाद जो हमारा सेटअप बनता है, उसके से जो विभव हम निकालते हैं उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक अपचयन विभव भी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सारा आपको क्लियर होगा। सेल में जो ऑक्सीजन अपचयन क्रिया हो रही है, रिडॉक्स क्रिया हो रही है, उस पूरी क्रिया के दौरान सेल में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो देखेंगे हम। नंबर 1, जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाती है। नंबर 2, कॉपर की छड़ लगातार मोटी होती जाती है। नंबर 3, जिंक सल्फेट की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और कॉपर सल्फेट की मात्रा लगातार कम होती रहती है। और 5वां जो परिवर्तन इसमें हम देख रहे हैं, न तो संपूर्ण ऊर्जा क्रिया में न ऊर्जा को अवशोषित होती है और न कोई ऊर्जा अवशोषित होती है। अक्सर एग्जाम में कभी आ जाता है या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस धातु को उसके धातु लवण के विलयन में बोया जाता है, और उस धातु लवण में विलयन होता है वह 1 मोलर होता है। यानी कि किसी धातु लवण का 1 मोलर विलयन में उस धातु को हम डुबोते हैं, और 298 केल्विन ताप पर जो धातु आयन के विभव का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। परंतु मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव को लेना पड़ेगा। हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका EMF 0 होता है, और उसको हम किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड से जोड़ करके हम उस पर्टिकुलर अर्धशैला क्या निकाल सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। अब हम आपको SHE के बारे में बता रहे हैं। हम है इसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम की एक छड़ होती है, इलेक्ट्रोड होती है,
इस पे नीचे प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है, तो प्लेटिनम लेपित है, प्लेटिनम ब्लैक लेपित है, और इसे कांच के खून हमने बंद किया हुआ है, उसको हमने एक 1 ml बिलियन में डुबा दिया है। अब इस जो हमारी व्यवस्था है इसमें क्या करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस को 298 केल्विन तापमान प्रवेश कराते हैं। हाइड्रोजन की कुछ मात्रा तो इसमें अधिशोषित हो जाती है और शेष मात्रा इसमें विलीन हो जाती है, और कुछ समय पश्चात दोनों जो हाइड्रोजन विलीन हो रही है, जो इसमें अधिशोषित हो रही है, उसकी अधिशोषित हो रही है, उसमें क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, यदि इसमें, क्योंकि ये जो हमारा सेल है ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करता है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगर इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होगा, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट, हाफ सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीटी हाफ H2 1 एटमॉस्फेयर H पॉजिटिव 1 मोलर, इसका सांद्रता हुई, और H2G उत्क्रमण के चिन्ह लगाएंगे, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा ये क्या कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, अपचयन क्रिया हो रही है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो इसका ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। इसको हम किसी भी हाफ सेल स्टैंडर्ड डिप्लोमेट तरीका बताता है, उसका भी 1 ml सेल बनाएंगे, उस धातु को उसमें हम मर्ज करेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो विभव आएगा वो विभव किसका होगा, चूंकि इसका तो 0 है, उस हाफ सेल का जिसको भी हम जोड़ रहे हैं उसका क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव कहलाएगा। को इस हाइड्रोजन अर्ध सेल को किसी धातु अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उसका जो मानक क्या आएगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव आएगा। ऐसे हम अलग अलग धातु को क्या निकालेंगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकालेंगे, उसको हम क्या रखेंगे, एक बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमें एक श्रेणी मिलेगी, सीरीज मिलेगी, उसे बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें क्या होता है, सभी धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। शुरू की जो धातु उसका माइनस में है, निगेटिव वैल्यू है, प्रबल इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है, प्रबल अपचायक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसके अपचायक गुण कम होते जाएगा, और लास्ट वाली धातु हो जाएगी तो दुर्बल अपचायक हो जाएगी और प्रबल ऑक्सीकरण हो जाएगी। इस प्रकार इसको हमने, आप यहाँ देखेंगे इसमें हमने एक टेबल को हमने इस ढंग से लिया है, LiKBASRCANAMgAlH2 ऐसे करते हुए यहाँ तक आ रहा है। यहाँ के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास इधर से घटते हुए यानी क्या देखें, +0.34 से +0.53 करते हुए +0.87, यानी कि ये क्या प्रबल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल अपचायक है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका है, निमोनीज है, इसको मैं क्लासरूम में बताऊंगा कैसे हम इसको करते हैं। और थोड़ी लंबी सीरीज है, उसको हम ऐसे याद करेंगे। अभी इसको बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं आ रहा हूँ, इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा बाद में। तो ये हमारी है, इसको हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन बोलेंगे। धातुएं होती हैं दुर्बल ऑक्सीकारक यानी प्रबल अपचायक, और हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं होती हैं प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल अपचायक होती है। तो इसमें ये होता है कि जो ऊपर की धातु, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनाई है, इसके भी कई प्रयोग है। जो ऊपर की धातु अधिक सक्रिय होती है, नीचे की धातु कम सक्रिय होती है। ऊपर की धातु नीचे की धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, और ऊपर की जैसे आपने देखा था Zn प्लस CuSO4 इजिकल टू Cu प्लस ZnSO4, ये रेडिएशन में देखा था। ये ऊपर ये Cu जो है विद्युत रासायनिक में Zn से Cu से ऊपर Zn है, तो क्या करा इसने, इसको विस्थापित कर दिया। तो वे धातुएं विद्युत रासायनिक में वो सब धातुएं जो ऊपर की होंगी अपने नीचे वाली धातु को उसके लोड बिंदु से कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ये अक्सर में रीजनिंग क्वेश्चन से काफी ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार आप देखो Zn प्लस H2SO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस H2। जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं वे धातुएं हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस ढंग से इसका जो हम अनुप्रयोग हम देखेंगे, कई सारे इसके उपयोग हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के, इसको हम कण के बारे में बता रहे हैं। असल में ये वोल्ट्रॉप थर्मोडायनामिक समीकरण से इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम कुछ पढ़ेंगे। माना वो हाफ सेल है, ठीक है, अगर हाफ सेल है, इसमें क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है,
ठीक है। तो इस केस में जो हमारा नॉर्डस इक्वेशन है इस हाफ सेल के लिए जो आएगी ई ऑफ mn पॉजिटिव ऑब्लिक m इज इक्वल टू ई नॉट mn पॉजिटिव ऑब्लिक m माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ, इसमें ध्यान रखना अगर माइनस चिन्ह लगाएंगे और ये बटा ये मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट यानी कि ms ओवर mn पॉजिटिव, ये एक्टिव मास है, ये भी हालांकि एक्टिव मास है और सॉलिड स्टेट का जो एक्टिव मास होता है इससे हमेशा एक मास है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई mn पॉजिटिव और mn, ये निकाला जाएगा। ये हमारा इस सेल का जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये आपको दिया जाएगा -0.0591 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये चेंज होता रहता है, लॉग ऑफ 1/n पॉजिटिव, यानी कि विलयन की सांद्रता उस अर्धसेल के विलयन की सांद्रता कितनी है होगी। और ध्यान रखिएगा ये 298 केल्विन के लिए, ठीक है। अब यदि इसमें हम लेते हैं कोई डैनियल सेल लेते हैं तो हम Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, माना ये हमारा क्या है एक डैनियल सेल है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसके लिए नॉर्डस इक्वेशन क्या होगी। और इसकी सांद्रता ध्यान रखें, इसकी सांद्रता भी है यहाँ पर, और फिलहाल उसको एक क्यू कर देते हैं, एलिविलियन है, ये हमारा सॉलिड है, धातु है, जिंक धातु, कॉपर धातु, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, पहले हम उसको बनाने से पहले हम एक चीज थोड़ा पीछे आते हैं, 11th क्लास में पढ़ते थे, इसका साम्य स्थिरांक Kc क्या निकलता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, CuS एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ Zn डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ Cu पॉजिटिव और एक्टिव मास ऑफ Zns। जो ये सॉलिड स्टेट में है जिंक और कॉपर ऊपर नीचे, इनका मान भी इकाई, सांद्रण इनका क्या मानेंगे इकाई। तो यहाँ पर इस केस में Kc का जो मान होगा जो कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेशन में आएगा लेकिन एक आता है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम शॉर्ट में हम अब ये संक्षिप्त केस में ये आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब नॉर्डस इक्वेशन की बात आई, जो इस सेल के लिए ई ऑफ सेल का ईएमएफ, यानी कि दोनों अर्ध सेल के ईएमएफ का डिफरेंस, सेल का ईएमएफ हुआ बराबर ई नॉट ऑफ सेल, यानी कि दोनों जो सेल हैं उनका जो मानक अपचयन विभव होगा उसका डिफरेंस, यानी कि जो ई नॉट सेल है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ये हमेशा आपको नोट कर लीजिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हमेशा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Kc, Kc फॉर सांद्रता, कभी भी साम्य स्थिरांक निकाल के पूछ देते हैं। अब यहाँ पर हमें साम्य स्थिरांक का मान रख रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव, यानी कि जिंक आयन की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता। लॉग टेबल मैंने आपको बता रखी, लॉग टेबल कैसे देखते हैं वीडियो मेरा आया हुआ है, इसमें आप देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा इस ढंग से हम क्या करते हैं, ईएमएफ का गणना करते हैं, ये हमारी नॉर्डस इक्वेशन है। इसमें भी और चीजें बता रहा हूँ, अभी मैं आपको साफ करके इसको और शॉर्ट मतलब साफ करके लिखूँ। Zn और Zn2 पॉजिटिव, इसकी सांद्रता C1, फिर सांद्रता C2, दोबारा मैं इस ढंग से इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो इसका नॉर्डस इक्वेशन से अकॉर्डिंग इसका जो सेल होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव C2 पॉजिटिव। अब ये हमारा हो गया। आपको लोन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोन से भी हम इसको इस बात को भी ध्यान दें, कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, किसमें ऑक्सीजन किसमें रिडक्शन,
इसमें एक चीज और आती है एबीसी, मैंने आपको पहले बताया था। इस एबीसी के अकॉर्डिंग देख लो, एबीसी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ ए और सी। ए आएगा, सी इधर आएगा, पहले जेडन आ रहा है, जेडन ऊपर आ रहा है और सी बाद में सी यहां पर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखिए, इसमें ए की पावर एक्स, सी की पावर वाई। ये शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक समझिए इसको। अब एक्स क्या है, अब क्या है, जितने अब माना इनको, माना अभी तो इत्तेफाक से दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स और वाई का मान एक हो जाएगा। अब माना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है, तो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं इसको और इसको, अलग अलग संख्या है, ताकि इलेक्ट्रॉन की संख्या मान बराबर आ जाए, एक्स और वाई वो मान है। माना यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स का मान 3 आ जाएगा, वाई का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस आप जैसे करेंगे तभी होगा, मुझे आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए, सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, यदि बात करिए, पूछा जाए सेल द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो क्या कहेंगे हमें, एक तो सेल का ईएमएफ से, सेल के ईएमएफ से सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत की मात्रा, सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत मात्रा, प्रवाहित विद्युत मात्रा, इसको हम एनएफ लिखते हैं। ये फैराडे नियतांक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेव। ये कितना आ गया, एन एफ यू, ये एन ई एफ जो भी ले लें इसको, ठीक है ना, एन एफ यू करते हैं। ये सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू। क्या निकालते हैं, मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, ये कार्य के बराबर भी होता है मुक्त ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, मुक्त ऊर्जा जो है, ये सेल जो है स्वतः अपने आप क्रिया होने वाली है, स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, इसलिए इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या होगा, डेल्टा जी बराबर माइनस का एनएफ ही हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस चिन्ह का दिखा रहा है, स्पॉन्टेनियस सिस्टम का स्वतः होने वाली प्रक्रिया दिखा रहा है। और मानक मुक्त ऊर्जा की भी बात करेंगे, मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट। यानी कि आपको ई और ई नॉट की जब कैलकुलेट करोगे तो आप एन और एफ से गुणा करोगे तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, यदि ई को आप गुणा करोगे तो डेल्टा जी आ जाएगा। तो ये मानक मुक्त ऊर्जा हमारा मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट लिखा था हमने। और ये जो है साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ जो होता है 0 होता है, सेल का 0 होता है। तो क्या हो जाएगा उसमें, जो ई सेल बराबर ई नॉट सेल है -0.0591/n log ऑफ केसी। अब ये इसको मैं ऐसे लिख के, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2.303 RT/NF लिख रहा हूँ, यही सा है। R क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T जो है 298 केल्विन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैराडे कांस्टेंट 96,500। अभी क्या होगा, साम्यावस्था में 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 2.303 RT/NF log केसी। अब इस ई नॉट का मान यहां दे रहा हूं, मानक मुक्त जी नॉट बड़ा हो जाएगा माइनस एनएफ, ई नॉट क्या आ गया 2.303 RT/NF log ऑफ केसी। एनएफ से एनएफ कट गया, डेल्टा जी नॉट आ गया -2.303 RT log ऑफ केसी। ये 10-20 पर है, ठीक है। अब यदि मैं इसको हटा दूं, ध्यान
आगे पढ़ेंगे इसको हम। G0 बराबर माइनस का RT, इसे ln बोलते हैं, ln KC। कभी कभी प्रूफ करने को आ जाता है, इसको आप देखिए। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यानी किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन करना हो। मेटलर्जी में अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां में क्या करते हैं, कोई विद्युत अपघट्य लिया हुआ है, अब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे। अब इसमें जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उससे डिफरेंस क्या है, देखो उसका जो निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड था, इसका निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, इसका एनोड पॉजिटिव है, उसका एनोड निगेटिव था। और उसमें विद्युत अपघट्य, जो उसमें रिडॉक्स प्रक्रिया स्वतः होती है, इसमें रिडॉक्स प्रक्रिया स्वतः नहीं होती है। उसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी एग्जाम में आता है कि विद्युत अपघट्य सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर था, पूछा जाता है, तो आप ये समझिए इसको। तो ये हमारा विद्युत अपघट्य सेल है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, मेटलर्जी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा विद्युत अपघट्य सेल। पहला नियम है, ये विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है उसी के संबंधित है। ये भी किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटनीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ये पहला नियम है। यानी कि माना m मात्रा डिपोजिट हो रही है, तो कितना आवेश हमने प्रवाहित किया उसके समानुपाती होगी। तो m बराबर ZQ, Z जो है उस पर्टिकुलर धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा या नियतांक एक प्रकार का। तो Q बराबर IT होता है, Q बराबर NE भी होता है, कहीं कहीं पर इसका यूज कर सकते हैं। तो M बराबर ZIT हमारा ये हो गया, इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा है, यदि विद्युत की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयन से गुजरा जाए, मतलब दो हमारे विलयन है, कॉपर सल्फेट AgNO3 श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और समान विद्युत धारा की मात्रा दोनों मिलकर हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो पदार्थ कितना जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा, उसकी जो गणना जो होती है, हर एक जो सेल है, विद्युत अपघट्य सेल है, उसे हर पदार्थ की अलग अलग मात्रा जमा होगी। ये डिपेंड करेगा उस पदार्थ का तुल्यांक भार कितना है, तब इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ के भार उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। माना कॉपर की मात्रा कितनी जमा हुई, तो कॉपर तुल्यांक भार के समानुपाती होगी। Ag की मात्रा कितनी जमा हुई, तो Ag के तुल्यांक भार, यानी दोनों की मात्रा अलग जमा होगी या समान विद्युत धारा की मात्रा अलग अलग प्रकार के विलयन में गुजारी जाती है। तो इसको पढ़ेंगे। तो अब इसके न्यूमेरिकल भी इसी के फॉर्मूले पर है, न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा